वो कितनी ही देर अपने मोबाइल को देखता रहा। वो अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि रोज़ जैक्सन ने सचमुच में उसे इतनी बड़ी ऑफ़र दी है। वो अपने ख्वाबों के इतना नज़दीक चला गया है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? रोज़ जैक्सन को उसे अपने साथ रखकर क्या हासिल होना है भला? वो उसे ऐसी ऑफ़र्स क्यों करेगी? वो एक आम सा लड़का था जिसके पास एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसे अपने साथ एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रख रही थी वो। आखिर उसकी ज़ात से उसे क्या फ़ायदा हो सकता था? आखिर वो उस पर इतनी ज़्यादा करम नवाज़ियाँ क्यों कर रही थी? वो क्यों हो रही थी उस पर इतनी मेहरबान? क्या कोई वजह थी इस ऑफ़र के पीछे? लेकिन वो उसे क्या फ़ायदा दे सकता था? वो तो खुद एक आम सी नौकरी करता था। उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो रोज़ जैक्सन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हाँ, उसके पास कुछ भी नहीं था जो रोज़ जैक्सन के साया निशान होता। लेकिन फिर भी वो उसे ऑफ़र कर रही थी। वो उसे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपने साथ रख रही थी और ये कोई छोटी बात हरगिज़ नहीं थी। वो बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन रोज़ जैक्सन की इस ऑफ़र की खुशी उसे कुछ भी सोचने नहीं दे रही थी। शायद ये उसकी किस्मत थी जो अचानक जाग गई थी। हाँ, मुमकिन था कि ये सब उसके नसीब में लिखा था। उसे इसी तरह से मिलना था। वो बेकार में इतना परेशान हो रहा था। उसे तो खुश होना चाहिए, बल्कि उसे तो अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जो उसे बैठे-बिठाए इतनी बड़ी नेमत से नवाज़ रहा था। और वो फ़ज़ूल की सोचें सोचे जा रहा था। उसने अपने दिमाग से हर फ़ज़ूल सोच को निकालना था। उसके लिए उसे अपनी सोच को किसी और तरफ लगाना था। उस वक़्त सिर्फ़ खुशी ही खुशी उसके ज़हन और दिल पर सवार थी। वो बेइंतहा खुश था। वो अपनी खुशी खुलकर मनाना चाहता था अब, लेकिन किसके साथ? वो उस खुशी को सेलिब्रेट किसके साथ करता? कोई भी तो नहीं था उसके पास। मुख़लिस दोस्त उसने कभी बनाए ही नहीं थे। मतलब के यार थे, मतलब में काम आते थे, और वो भी मतलब के वक़्त ही उसे याद करते थे। और एक दोस्त जो कहती थी कि वो उसके साथ मुख़लिस है, वो उस वक़्त यहाँ पर नहीं थी, बल्कि वो तो अपने किसी ऑडिशन के लिए दूसरे शहर गई हुई थी और उसकी वापसी जल्दी मुश्किल थी। लेकिन फिर भी उसने उसे मैसेज करके बताना तो था ही। सो उसने जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन को निकाला और मायरा के नंबर पर मैसेज किया था। उसने उसे अपनी खुशी की वजह नहीं बताई थी, बस कहा था कि जल्दी आओ, तुम्हारे साथ अपनी बहुत बड़ी खुशी सेलिब्रेट करनी है। लड़की हर वक्त टीवी में ही घुसी रहती हो, इन कार्टून्स को देखने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? जाओ जल्दी से ढंग के कोई कपड़े पहन कर आओ, हम बाहर जा रहे हैं। वो कमरे से बाहर निकलते उसे अब तक टीवी के सामने बैठे देख सख्त लहजे में गोया हुआ, और वो उसका सड़ा हुआ लहजा सुनकर अगले ही लम्हे सोफे से उठ गई थी। अब पता नहीं इसे क्या दौरा पड़ा था कि वो अचानक ही आकर उसके सर पर बरसने लगा था। वो ऐसा सोच सकती थी, ऐसा उसके दिमाग में उसका डर ना बैठा होता। अगर अगर उसके दिमाग में उसका डर ना बैठा होता तो हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? उसने परेशानी से टीवी स्क्रीन को देखा जहाँ पर उसका फेवरेट शो चल रहा था, जिसका अचानक आकर ताशफैन ने मज़ा ख़राब कर दिया था। बेफ़िक्र रहो, तुम्हें पाकिस्तान वापस छोड़ने नहीं जा रहा। मैं बस फ़िलहाल बाहर ठंडी हवा लेने जाना चाहता हूँ। अब जल्दी से कोई अच्छे से कपड़े पहन कर आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। वो एक नज़र घड़ी को देखता सामने से रिमोट उठाकर टीवी ऑफ़ कर चुका था। उसकी यह हरकत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये उसका घर था, उसका टीवी और उसका रिमोट। वो एहतजाज नहीं कर सकती थी, वरना ताया अब्बू के छोटे बच्चों से लड़ झगड़ कर भी वो रिमोट छीन ही लिया करती थी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़े अलग थे। यहाँ उसके सामने कोई छोटा बच्चा नहीं, बल्कि इतना बड़ा आदमी था जो आंखों ही आंखों में उसे सालिम निगलने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दे सकते हैं? उसने अंदर जाते अचानक मुड़कर पूछा। ठीक है, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। वो हाँ में सर हिला गया, जबकि वो अंदर जाने की बजाय जल्दी से रिमोट की तरफ आई और टीवी ऑन कर दिया वापस। बस ये आखिरी 10 मिनट रहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, उसने मासूमियत भरे लहजे में कहा, जबकि वो सोच रहा था कि वो अंदर से तैयार होने के लिए 10 मिनट मांग रही है। उसकी इस हरकत पर वो आग बबूला हुआ। दिमाग ख़राब है तुम्हारा लड़की? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जाकर तैयार होकर आओ, हमें कहीं जाना है, और तुम यहाँ टीवी देख रही हो। तुम्हें पता भी है कि मेरा एक एक लम्हा कितना कीमती है, तुम बर्बाद नहीं कर सकती हो उसे। जल्दी से तैयार होकर आओ। उसने बेहद गुस्से से टीवी ऑफ करके उसका रिमोट उठाकर दूर फेंका था, जबकि वो होंठ बाहर को लटकाए जल्दी से कमरे की तरफ भाग चुकी थी। पागल लड़की। वो बुड़बुड़ाते हुए रूम से अपनी बाइक की चाबी उठाने जा चुका था। ये क्या है? तुम इस तरह जाओगी मेरे साथ बाहर? वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे सामने बिल्कुल तैयार पाया। वो उस वक्त पूरा अबाया पहनकर, सर को अच्छी तरह से कवर किए उसके सामने खड़ी थी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही जाती हूँ, आपको नहीं पता? वारिक भाई तो सर से दुपट्टा नहीं उतारने देते मुझे, वो तो मार ही डालें अगर उनको पता चले कि मैं बिना हिजाब के बाहर गई थी।
उसने पूरी आंखें खोलकर उसे भरपूर डराने की कोशिश की थी। वारिक कौन? उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की। आखिर कौन था ये वारिक जिससे उसकी बीवी इतनी ज़्यादा खौफजदा थी? अरे आपको नहीं पता वारिक भाई कौन है? आप ही के तो भाई हैं ना। वो उसे परेशानी से सोचते बताने लगी। ओह हेलो, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अगर अलग अलग शोहर और बीवी में से उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए हैं ना, तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही तुम्हें उनके साथ मेरा कोई रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। मैं एक ही ज़बरदस्ती का रिश्ता सर पर लेकर पछता रहा हूँ। उसका इशारा तनावुश की ही तरफ था। वो तो अच्छा खासा बुरा ही मना गया था उसके रिश्ता बनाने पर, जबकि वो जो पहले समझ चुकी थी कि जो अपने माँ बाप के जिक्र से चिढ़ता है वो अपने बहन भाइयों को तो हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिला गई थी वो। छोड़ो फजूल बातें, इस तरह से बाइक पर बैठना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये उतार देना चाहिए। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। यहाँ मैं तुम्हें खुद अपनी मर्ज़ी से बाहर लेकर जा रहा हूँ, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो उसे सर से पैर तक देखते हुए बोला। उस हिजाब में उसका बाइक पर बैठना सच में बहुत मुश्किल था। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं बड़ी चादर ले लूं। काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोली तो बड़ी सी चादर का सुनकर वो अच्छा खासा बेजार हुआ। मतलब वो बाइक पर उसके साथ मुलवानी बनकर बैठना चाहती है। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर इस वक्त मायरा मेरे साथ होती ना, ये तुम्हारे सारे नखरे एक शॉपर में डालकर डस्टबिन में फेंक आता। जो करना है जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर तुम्हारा। सिर्फ 5 मिनट है अब तुम्हारे पास। वो उसे हाथ के इशारे से बताते खुद फिर से वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा। पहले कार्टून, फिर हिजाब और अब ये बड़ी चादर। उस लड़की ने सच में उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था और आज उसका मूड अच्छा ना होता तो यकीनन वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देने वाला था उठाकर। वो एक नज़र उसे देखता जल्दी से उठकर बाहर निकलने लगा था, जबकि वो भी उसके पीछे तकरीबन भागते हुए निकली। जल्दी से दरवाज़ा लॉक करो। वो चाबी उसकी तरफ फेंकता खुद अपना मोबाइल चेक करने लगा, जबकि वो भी उसके ऑर्डर पर जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करने लगी। दरवाज़ा बंद करते उसने लिफ्ट का बटन दबाया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। उस घर में आने के बाद ये पहली दफ़ा था कि वो उसके साथ कहीं बाहर जा रही थी। इतने सारे दिनों में उसने सिर्फ 3 दफ़ा ही अपने ताया जान से बात की थी, क्योंकि ताशफैन का कहना था कि वो बहुत गलत वक्त पर फ़ोन करते हैं। तब उसकी नींद का वक्त होता है और सुबह के वक्त जब वो फ़ोन करते हैं तो वो अपने ऑफिस में होता है और कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। वो सिर्फ शाम को ही उससे फ़ोन पर बात करवा सकता है, लेकिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है तो अक्सर वो इतने गुस्से में होता कि वो उसे कह ही नहीं पाती थी कि ताया अब्बू से बात करनी है। पता नहीं 2 दफ़ा उसने कितनी हिम्मत करके उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहा था कि उसे ताया अब्बू से बात करनी है, और उसके कहने पर उसने फ़ौरन ही उनका नंबर मिला कर भी दे दिया था उसे। ताया अब्बू तो बस एक ही बात पूछते थे, ताशफैन का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है, ठीक तो है ना उसका रवैया। और हकीकत ये थी कि वो उसके साथ ठीक ही था, ना अच्छा ना बुरा। वो गुस्से का बहुत तेज़ था, ये बात वो यहाँ आते ही समझ गई थी और वो उससे गुस्सा दिलाती ही नहीं थी। उसके आने से पहले वो उसका खाना तैयार कर देती, ग्रॉसरी वगैरह सब वही लाता था जो उसको पसंद था। तो उसे मसाला तो था ही नहीं कि वो उसकी मर्ज़ी का खाना नहीं बनाएगी, और ख़ुद वो सब खा लेती थी। बाकी उसने जब उसके कपड़े 2-3 दफ़ा धोए तो उसने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि कहा था कि अच्छा ही है कि उसके कपड़े धुल गए। वैसे भी उसके पास टाइम नहीं है इतने काम करने का। और बाकी उसने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कहा था तो वो खुद भी सफाई पसंद थी। घर का कोना कोना चमका कर रखती थी। वो उसके कमरे की भी सफाई करती थी, लेकिन उसकी किसी भी ज़रूरी चीज़ को छुए बिना वो हर उस चीज़ का ख्याल रखती थी जो उसे गुस्सा चढ़ा सकती थी। बस वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह उसके गुस्से का निशाना बने, और अब तो वो उसको बहुत अच्छे से समझने भी लगी थी। वो बुरा नहीं था, बस गुस्से का थोड़ा सा तेज़ था, बिल्कुल ताया अब्बू की तरह। अच्छे से पकड़ना मुझे, गिर मत जाना, बाइक स्टार्ट करते उसने उससे कहा था, जबकि वो तो मोटरसाइकिल देखकर अच्छी खासी बौखला चुकी थी। वो कैसे उस पर बैठती और कैसे उसके साथ सफ़र करती। वो तो शुरू से ही बाइक से हद दर्जा खौफज़दा रहती थी। मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने से डर लगता है, उसने बड़ी मुश्किल से खुद में हिम्मत पैदा करके उसे बताया था। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है, बस मुझे पकड़ कर बैठना, मैं कभी किसी को नहीं गिराता। मायरा तो मेरी राइड्स की फ़ैन है, मुझसे अच्छा कोई बाइक चला ही नहीं सकता। वो पूरे यकीन से बोला, लेकिन मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना नहीं आता, मैं कभी भी नहीं बैठी। उसने एक छोटी सी और कोशिश की थी इनकार करने की, लेकिन सामने वाला सुन ही कहाँ रहा था। वो आंखें दिखाता उसे बैठने पर मजबूर कर ही गया। ओ बेवकूफ़ लड़की, बैठ कैसे रही हो, मेरी तरह बैठो जिस तरह मैं बैठा हूँ। वो उसका कंधा पकड़कर एक साइड पर बैठने लगी थी कि वो बोल पड़ा,
لیکن صدف آپی تو اسی طرح بیٹھتی ہیں نا وارث بھائی کے پیچھے۔ وہ اس کے کہنے پر مزید کنفیوز ہوئی۔ پہلے وارث بھائی، اب یہ صدف آپی، تم کیا اپنے سارے رشتہ داروں کو فالو کرتی ہو؟ وہ چڑ کر پوچھنے لگا۔ بیٹھو جلدی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ سختی سے بولا تو اس نے آخرکار خود کو ایسا کرنے کے لیے تیار کر ہی لیا، اور اس کے بیٹھتے ہی بائک فل سپیڈ میں آگے بڑھ چکی تھی۔ پیچھے اس کی چیخوں کی آوازیں شاید پورا نیو یارک سن رہا تھا، لیکن وہ اپنی بائک کو فل سپیڈ پر ریس دیے ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ پلیز روک دیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، خدا کے لیے۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا جو مجھ سے اس طرح انتقام لے رہے ہیں؟ جو کیا ہے آپ کے بابا نے کیا۔ اس نکاح میں میری بھی مرضی شامل نہیں تھی، میں تو خود چھوٹی سی بچی تھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس طرح سے نہ ماریں، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے واپس پاکستان بھیج دیں۔ میں یہاں واپس کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی کبھی آپ سے کچھ مانگوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں تایا ابو کو بھی سمجھا دوں گی اور وہ دوبارہ کبھی مجھے آپ کے سر پر مسلط نہیں کریں گے۔ مجھے بس واپس پاکستان بھیج دیں، میں اس طرح نہیں مرنا چاہتی، مجھے میری زندگی بہت پیاری ہے۔ وہ پوری طرح سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ وہ اچانک ایک جگہ بائک کو بریک لگا کر رک گیا تھا۔ بائک کی پچھلی وہیل اوپر اٹھ چکی تھی اور اس دفعہ تاشفیان اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس چکا تھا اور وہ اونچی اونچی آواز میں قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جب اچانک وہ اس کے کہکہوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے یوں ہنسنے پر اس کے منہ کو شاید تالا لگ چکا تھا، جبکہ نظر اس کے بے تحاشا سرخ ہوتے چہرے پر تھی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا اس کی بیوقوفی اور اس کی بیوقوفانہ باتوں پر، لیکن وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہنستے مسکراتے اسے دنیا کا دلکش ترین مرد لگ رہا تھا۔ تناوش کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ بہت بڑی بیوقوف ہو تم اور بہت سٹوپڈ بھی، لیکن بہت کیوٹ بھی ہو۔ چلو آؤ وہاں چلتے ہیں، وہ میرا فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے، یہاں کا پیزا ورلڈ فیمس ہے، ایک بار کھاؤ گی تو بار بار یہاں آؤ گی۔ لیکن یار سچ میں بہت ایکسپینسو ہے، دل تو کرتا ہے یہاں روزانہ آنے کو، لیکن اپنی جیب بھی دیکھنا پڑتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آتی۔ اس شاہکار کو کھانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، جو کہ بہت مہنگا تھا لیکن اس کے شوہر کو پسند تھا۔ تم انکمفرٹیبل مت فیل کرنا، تمہیں پتہ ہے یہ لوگ تمہیں بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تمہاری اس 9 فٹ چادر کی وجہ سے۔ لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں، سامنے والا بندہ سکون میں ہونا چاہیے، باقی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پیزے کا پیس اٹھاتے منہ میں ڈالتے بولا تو اسے خوشی ہوئی تھی، یہ جان کر کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ وہ پردے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہے، اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس پیزے کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کر کے کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ بولو، میں تمہارے ساتھ ساتھ بور ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے کہا تھا آپ خوش ہیں، تو کیا آپ مجھے اپنی خوشی کی وجہ نہیں بتائیں گے؟ اس نے پیزا کھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اپنی خوشی کو محسوس کر کے دلکشی سے مسکرایا۔ ضرور بتاؤں گا، کیوں نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں نا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ پہلے میں یہ خبر مائرہ کو دوں گا، کیونکہ وہ بہت وقت سے اس خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھنے والے ہوں گے، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ ویسے بھی تمہیں کون سا میری خوشی کی وجہ سمجھ آئے گی، اس لیے تم بس پارٹی کرو، مزہ تو مائرہ کے ساتھ آنے والا ہے۔ وہ سکون سے اسے بتاتا اس کے لبوں کی مسکراہٹ چھین چکا تھا۔ وہ سر جھکا کر پیزا کھانے لگی۔ یقیناً مائرہ یہاں ہوتی تو اسے اس شخص کے ساتھ یہ چند لمحے بھی نصیب نہ ہوتے۔ تم اتنی آہستہ آہستہ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ خود تیسرا سلائس اٹھا کر کھا رہا تھا، جبکہ اس نے ابھی تک پہلا سلائس بھی نہیں ختم کیا تھا۔ اسے یہی لگا کہ شاید اسے پسند کی چیز اس کی پسند نہیں آئی۔ بس میں ایسے ہی چیک کر رہی تھی کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے، میں بنا سکتی ہوں اسے، اس نے مزے سے کھاتے ہوئے کہا تو وہ متاثر ہونے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم اسے بنا سکتی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ لگتا نہیں، مجھے یقین ہے میں بنا سکتی ہوں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں جو مشکل ہو، بہت آسان سی ریسیپی ہے، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بنا کر کھلاؤں گی۔ وہ پورے یقین سے بول رہی تھی۔ کیا تم سچ میں اسے بنا سکتی ہو؟ دیکھو تو جان تمہاری اتنی ہے نہیں جتنے بڑے کام کرنے کے تم دعوے کرتی ہو۔ اگر تم صرف مذاق کر رہی ہو تو مجھے بتا دو، میں اپنی پسند کی چیزوں پر اس طرح کے مذاق برداشت نہیں کرتا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس پر آپ کو بے یقینی ہو، یہ بہت آسان سی ریسیپی ہے اور میں آپ کو بنا کر کھلا بھی سکتی ہوں، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اب آپ بے شک مجھ سے بنوا لیں، میں آپ کو بنا دوں گی، اس نے پورے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو میں کل ہی تمہیں ساری چیزیں لا کر دیتا ہوں، تم مجھے لسٹ بنا کر دینا، اور اگر تم سے نہیں بنا تو پھر یاد رکھنا تم فیل ہو جاؤ گی کوکنگ ٹیسٹ میں۔ وہ بڑے مزے سے بولا، یقیناً اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، میں بالکل فیل نہیں ہونے والی، میں آپ کو لسٹ دوں گی، آپ ساری چیزیں لے آئیے گا۔
उससे बेहतर ना बना कर खिलाया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसका यकीन काबिल दीद था, जबकि दूसरी तरफ उसे यकीन था कि वो ये बनाने में नाकाम होगी। आखिरकार इतने महंगे रेस्टोरेंट की इतनी महंगी डिश अगर इतनी आसान होती तो उसे कोई भी बना लेता, तो वो इतनी महंगी क्यों होती और इतनी महंगी क्यों बिकती वो वापस बाइक पर बैठते हुए काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी। लेकिन उसने वादा किया था कि इस दफ़ा वो तेज़ बाइक नहीं चलाएगा बिल्कुल, और उसने उसके यकीन पर यकीन कर लिया था। वैसे तो उसका इरादा उसे डराने का था, लेकिन उसे मोटरसाइकिल से इस हद तक खौफज़दा देखकर उसने बहुत आहिस्ता से ड्राइविंग की थी। वो तो वापसी पर भी उसकी बात याद करते हंसता रहा। वो मरने से कितना ज़्यादा डरती थी बेचारी, इतनी सी तो थी, डर भी ठीक था। और जो बातें उसने की थी वो सारी उसके लिए बहुत फ़नी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो उसे छोड़कर जाने को भी तैयार थी। उसे ये जानकर भी बुरा लगा कि जितनी ज़बरदस्ती इस रिश्ते पर उसके साथ हो रही है, शायद उतनी ज़बरदस्ती उसके साथ भी की गई थी। लेकिन ज़बरदस्ती क्या की गई थी वो तो जानती तक नहीं थी कि उसके साथ उसका कोई रिश्ता बनाया गया है। आखिर क्या उम्र थी जब उसका निकाह हुआ था? वो तो बिल्कुल छोटी सी थी। उसे याद था 12 साल पहले जब उन दोनों का निकाह हुआ था तो वो बिल्कुल छोटी सी थी। अपनी ज़िंदगी का स्याह दिन तो वो आज तक नहीं भूला था। उसने उसे कभी याद करने की कोशिश नहीं की थी कि उसकी ज़िंदगी के साथ कोई और वजूद भी जुड़ा है, और हकीकत तो ये थी कि उसे आज भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रहा था। उस लड़की से तो वो कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। 6 महीने बाद वो उसे छोड़ देने वाला था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने वाला। यकीनन उस लड़की ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना था। सुबह उसकी आंख मामूल के मुताबिक ही खुली थी। सुबह किचन में आते ही उसने अपने लिए चाय बनाई और साथ ही साथ ताशफैन का नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। जब अचानक उसे याद आया कि आज उसने लिस्ट बनानी थी, तो वो भी जल्दी जल्दी हाथ चलाते उसने बना ही डाली थी ताकि वो उसे दे सके। उसे कुकिंग में फ़ेल तो हरगिज़ नहीं होना था, ताई अम्मी की इज्जत का सवाल था। आखिर इतने साल उन्होंने बस यही कहकर तो उसे सारा काम सिखाया था कि अगले घर जाकर ताई अम्मी की नाक कटाएगी, कि कुछ सिखा कर नहीं भेजा। और ऐसा तो मुमकिन ही ना था कि वो अपनी ताई अम्मी की नाक कटा दे। उसने सब कुछ करना था और हर काम को बिल्कुल ताई अम्मी के सिखाए हुए तरीके पर करना था। आखिर उनकी इज्जत का सवाल था। ये लें आपकी लिस्ट, ये सारा सामान आप लेकर आ जाइएगा और आपको आपकी पसंद का पिज़्ज़ा मिल जाएगा, और यकीन कीजिए उस वाले से बेहतर बना कर दूंगी आपको। ताशफैन फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसके सामने लिस्ट तैयार पड़ी थी, और वो उस लिस्ट को अपनी जेब में रखता उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर अपना नाश्ता करने लगा। आज उसे रोज़ जैक्सन से मिलने जाना था, लेकिन उससे पहले उसे अपने ऑफिस जाना था। आखिर उन लोगों को बताना था कि उसे कौन सी ऑफ़र आई है, और फिर उस ऑफ़र के बाद हो सकता है कि उसे अपनी नौकरी छोड़ना पड़े। और मुमकिन था कि उसका बॉस पहले ही उसे ऑफ़र के बारे में जानता हो। आखिर रोज़ जैक्सन उसकी काफ़ी करीबी दोस्त जो थी। अब आगे वो सारा वक्त रोज़ के साथ गुजारेगा तो यकीनन वो अपनी नौकरी पर तवज्जो नहीं दे सकेगा। वैसे तो उसका बॉस उसकी एक्टिंग के पीछे लगा हुआ था कि उसे अपना हाथ एक्टिंग में भी आजमाना चाहिए, और साथ ही साथ उसे काफ़ी डिग्रेड भी किया था कि डायरेक्टर बनना उसकी किस्मत में नहीं लिखा, क्योंकि इस काम के लिए पहले जेब में बहुत पैसा होना चाहिए, और इस बात को उसे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन आज वो बहुत खुश था। यकीनन उसके बॉस को भी ये जानकर झटका लगने वाला था कि अब वो उसकी कंपनी में काम करने वाला एक आम वर्कर नहीं बल्कि फ्यूचर का एक डायरेक्टर बनने वाला है।